आज बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन आरबीसी में 95% जो आरबीसी होता है उसके अंदर 95% जो वेट होता है वो हीमोग्लोबिन का ही होता है। अगर हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो नॉर्मल वैल्यू बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। एट बर्थ 25 ग्राम पर डीएल, यानी कि एक डीएल में, 1 डेसीलीटर में 25 ग्राम एट बर्थ बच्चों में हीमोग्लोबिन होती है। लेकिन तीसरे महीने में, आफ्टर 3rd मंथ, ये कम होना शुरू होता है और 20 ग्राम पर डीएल हो जाता है। फिर इसके बाद में आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद ये 17 ग्राम पर डीएल हो जाता है। और उसके बाद में फ्रॉम प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब किशोरावस्था, तो फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स, प्यूबर्टी के बाद में, किशोरावस्था के बाद में, यानी कि 15-16 साल के बाद में देखेंगे तो ये 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल वैल्यू इसकी हो जाती है। मेल में थोड़ा वैल्यू इसकी ज्यादा होती है फीमेल के कंपैरिजन में। मेल में 15 ग्राम पर डीएल और फीमेल में 14.5 ग्राम पर डीएल। का क्या काम शरीर के अंदर या आरबीसी में क्या होता है कि फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, एक तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, साइड ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स। स्ट्रक्चर्स देखते हैं। स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। हीमोग्लोबिन इज अ और साथ ही साथ में इसमें एक आयरन प्रोटीन कम, आयरन कंटेनिंग फिल्म
प्रोटीन है जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट के साथ में कनेक्ट होता है। इसमें आयरन पार्ट जो होता है उसको हीम कहते हैं, और जो होने वाला पार्ट तो ये प्रोटीन वाला पार्ट हो जाएगा। आयरन पार्ट, आयरन इंपॉर्टेंट ये है कि आयरन जो यहाँ पर फेरस फॉर्म में होता है। आयरन यहाँ फेरस फॉर्म में होता है। फेरस 2 को फेरस कहते हैं और +3 पार्ट होता है, जिसका नाम होता है पोर फायरिंग रिंग। पोर फायरिंग, जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें का जो आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, जो आयरन पिगमेंट के साथ लगा होता है, उसको पोर फायरिंग कहते हैं। इसमें पोर फायरल रिंग्स होते हैं। और ये मेथेन एक दूसरे से अटैच होते हैं। दूसरा पार्ट इसमें होता है ग्लोबिन। ये जो पोर पायरल रिंग्स होते हैं, ये एक दूसरे से मेथेन मेथेन ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं। और दूसरा आयरन से जो है, आयरन से नाइट्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। आयरन जो है पायरल रिंग के नाइट्रोजन पार्ट से जुड़ा होता है। ग्लोबिन प्रोटीन जो इसमें पाई जाती है वो अल्फा और बीटा चेन के रूप में होती है। ग्लोबिन ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है यहाँ पर, जिसमें से 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा चेन होती है, जिसमें
अल्फा चेन जो होती है, अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो 15,126 होता है, और इसमें देखा जाए अमीनो एसिड कितने होते हैं, तो इसमें अमीनो एसिड होते हैं 141। दूसरी जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन का मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है, 15,000, 15,866 होता है, और इसमें अमाइनो एसिड जो पाए जाते हैं उनकी संख्या भी ज्यादा होती है, 146 होती है। हीमोग्लोबिन जो होता है, जो एडल्ट में पाया जाता है उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन ए, और जो फीटस में पाया जाता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन एफ। ठीक है। इसके अलावा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन भी होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया वगैरह में, थैलेसीमिया वगैरह में हो जाता है। जैसे एक होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब कहते हैं, जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाए, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये खतरनाक कंडीशन होती है, और ये कब होती है, जैसे जब ठंड होती है तो ठंड के दिनों में लोग अंगीठी जला के और खिड़कियां बंद करके घर के अंदर सो जाते हैं, तो अंगीठी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और वो गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जाती है सांस के रास्ते से फेफड़े में, और हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है। ये ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा जल्दी जो है हीमोग्लोबिन से अटैच कर जाता है। इसके कारण से उन लोगों को भी सोते सोते उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन खतरनाक कंडीशन है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बार अगर जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन से तो वो छूटता भी नहीं है। दूसरा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन। मेथ हीमोग्लोबिन, मेथ हीमोग्लोबिन जब मेथेन के साथ, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का आयरन पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि +2 फॉर्म से +3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो +3 फॉर्म भी बेकार होता है।
उसका भी कोई रोल नहीं होता है बॉडी में, इसीलिए ये हीमोग्लोबिन भी बेकार है। तो ये होता है मेट हीमोग्लोबिन। एक होता है मेथ हीमोग्लोबिनिया होता है, ये भी एक खतरनाक कंडीशन होती है। फिर होता है सल्फे हीमोग्लोबिन। सल्फ हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के साथ जुड़ जाता है। तो ये कंडीशन कहलाती है सल्फ हीमोग्लोबिन। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। नेक्स्ट, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो क्लॉटिंग क्या होता है? ब्लड का जमना। जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्लड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर कहीं चोट लग जाए, ज्यादा ब्लड ना बहे, तो उस कंडीशन में ब्लड अपने आप को, जैसे पानी फ्रिज में रखने पर जम जाता है, उसी प्रकार से ब्लड का थक्का बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में 13 फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं। फैक्टर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और एक सीक्वेंस से होता है। फैक्टर 1, क्लॉटिंग फैक्टर 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, कि नाम एक सीक्वेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं। चौथा फैक्टर है कैल्शियम। पांचवा फैक्टर है लेवाइल फैक्टर। लेवाइल फैक्टर को प्रो एक्सिलरिंग या एक्सीलेटर, प्रो एक्सिलरिंग, और इसी को कहते हैं एक्सीलेटर ग्लोबुलिन। छठा फैक्टर है प्रेजेंस, अभी तक इसकी खोजी नहीं जा पाई है। प्रेजेंस हैज नॉट प्रूव्ड। सातवां फैक्टर है स्टेबल फैक्टर।
8वें फैक्टर का नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। 9वें फैक्टर का नाम है क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर। 10वां फैक्टर है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ग्यारहवां फैक्टर है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12वां फैक्टर जो है हैगमैन फैक्टर। हैगमैन फैक्टर या इसको कॉन्टैक्ट फैक्टर भी कहते हैं। हैगमैन फैक्टर या कॉन्टैक्ट फैक्टर। 13 फैक्टर का नाम है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जिसको फाइब्रिनेज। तो ये 13 फैक्टर हैं जो ब्लड कोagulation में पार्टिसिपेट करते हैं। ब्लड कोagulation जब खून का थक्का बनना, इसमें 3 स्टेज भी होती हैं, तो उनके बारे में भी देखते हैं। स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। पहला स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दूसरा फैक्टर है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। और तीसरा जो फैक्टर है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। ये 3 फैक्टर, 3। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं ब्लड कोagulation की। तो इनको देखते हैं हम लोग क्या क्या स्टेजेस हैं, कैसे होती हैं ये। देखो इसमें 2 थ्योरी दी गई हैं ब्लड कोagulation के लिए। पहली जो थ्योरी है उसका नाम है इंट्रिंसिक पाथवे। और दूसरी जो थ्योरी है उसका नाम है एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये 2 थ्योरी दी गई हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि शरीर के अंदर से कोई प्रॉब्लम होगी, उसके बाद में शुरू होगा कोagulation। एक्सट्रिंसिक मतलब शरीर के बाहर कोई प्रॉब्लम,
हो, उसके बाद से शुरू हो कोagulation। तो इंट्रिंसिक फैक्टर में सबसे पहले क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक फैक्टर में स्टेज 1, स्टेज 1 और यहाँ पर इंट्रिंसिक पाथवे। इसमें सबसे पहले होता है जो एंडोथेलियल होता है उसका डैमेज होता है। एंडोथेलियल डैमेज। एंडोथेलियल डैमेज का मतलब होता है जैसे कोई सेल है, वो सेल फट जाए, डैमेज हो जाए, तो उसकी मेम्ब्रेन बाहर की तरफ दिखे, एंडोथेलियल डैमेज। और यहीं पर कोलेजन एक्सपोजर होता है और साथ ही साथ में एक्सपोजर, कोलेजन एक्सपोजर जो होता है ये होता है प्लेटलेट के द्वारा। इसको थोड़ा सा अलग लिखें। कोलेजन एक्सपोजर। कोलेजन एक्सपोजर जो होता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट, ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये जब फटती हैं तो इसकी मेम्ब्रेन होती है फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है और ये फास्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का काम करती है। तो एक तो पहला जो स्टेप है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, वो सीधे किससे हो गया? प्लेटलेट के डैमेज होने के कारण से। दूसरा क्या होगा, जो एंडोथेलियल डैमेज हुआ है, ये एंडोथेलियल डैमेज के कारण से यहाँ पर कैलिकेरीन और हैगमैन फैक्टर जो है वो काम करेंगे। दो प्रोटीन भी हैं ये। तो प्रेजेंस ऑफ कैलिकेरीन और एक हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजन, HWC, हाई मॉलिक्यूलर वेट, HMW, इसका फुल फॉर्म होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेज। ये हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेज, इन दोनों की प्रेजेंस में जब एंडोथेलियल डैमेज होती है तो फैक्टर 12 जो होता है, जिसको हम लोगों ने पीछे पढ़ा है हैगमैन फैक्टर, फैक्टर 12, ये कन्वर्ट हो जाता है फैक्टर 12A में, फैक्टर 12A में कन्वर्ट होता है। और फिर ये जो फैक्टर 12 है ये फिर से हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेज जो होता है, काइनोजन, इसकी प्रेजेंस में ये जो फैक्टर 11 होता है उस फैक्टर 11 को कन्वर्ट करता है फैक्टर 11A में। और फिर यहाँ पर कैल्शियम काम करता है, कैल्शियम आएगा और ये कैल्शियम क्या करेगा, जो फैक्टर 9 है इसको कन्वर्ट कर देता है 9A में।
और फिर दो फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं, फैक्टर 8 और कैल्शियम। फैक्टर 8 और कैल्शियम ये दो यहाँ पर काम करेंगे और ये फैक्टर 10 को कन्वर्ट करते हैं 10A में। फैक्टर 10 को कन्वर्ट करते हैं 10A में। ये जो 10A कन्वर्ट हुआ, ये 10A इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5, ये कन्वर्ट क्या करता है, प्रोथाम्बिन एक्टिवेटर का काम करता है। तो स्टेज 1 जो क्या हुई, स्टेज 1 आपने देखा कि सबसे पहले एंडोथेलियल डैमेज हुआ, फैक्टर 12 ए में चेंज हुआ, 11 ए में चेंज हुआ, 9 ए में चेंज हुआ, 10 ए में चेंज हुआ और ये प्रोथाम्बिन एक्टिवेटर का काम करता है। ये थ्योरी हुई एक्सटेंजिक पाथवे की। दूसरा जो एक्सटेंजिक पाथवे है, एस्ट्रेंजिक पाथवे, ये एस्ट्रेंजिक पाथवे यहाँ पर टिश्यू ट्रामा, हुआ और फिर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, साथ ही में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जब टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ये दोनों निकलते हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है फास्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन फास्फोलिपिड, ये प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 नहीं फैक्टर 7, प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 7 ये 10 को कन्वर्ट करता है 10A में। फैक्टर 10 को कन्वर्ट करता है 10A में और ये जो 10A है ये आप जानते हैं ये प्रोथाम्बिन एक्टिवेटर का काम करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 एंड कैल्शियम। इनके प्रेजेंस में ये एक्टिवेटर का काम करता है। वैसे जो फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड डायरेक्ट जो है एक्टिवेटर का काम कर सकती है, ये यहाँ पर डायरेक्ट आके काम कर सकता है फास्फोलिपिड प्रोथाम्बिन को एक्टिव करने का। तो ये तो हुई बात स्टेज 1 की। स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में पॉजिटिव फीडबैक होता है। स्टेज 2 में जो प्रोथाम्बिन एक्टिवेटर था इसने क्या किया, प्रोथाम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, प्रोथाम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। ठीक है, और ये जो थ्रोम्बिन होता है, ये थ्रोम्बिन पीछे जाके प्रोथाम्बिन को एक्टिवेट, ये इसको जाके फिर से एक्टिवेट करेगा और इस क्रिया को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। मतलब एक्टिव कर रहा है पहले वाले फैक्टर को ताकि और ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोथाम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो। स्टेज 3 देखें, स्टेज 3 में क्या होगा, ये जो थ्रोम्बिन बन गया, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिनोजन ए में कन्वर्ट करता है।
कौन कन्वर्ट करवाएगा? तो ये थ्रोम्बिन यहाँ पर आकर फाइब्रिनोजन ए में कन्वर्ट कराएगा। और ये फाइब्रिनोजन ए जो होता है लूज स्टैंड ऑफ फाइब्रिन होते हैं। लूज स्टैंड ऑफ फाइब्रिन। और ये किसकी प्रेजेंस में काम करता है? तो पॉलीमराइजेशन यहाँ पर होता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब आपस में उलझना। फिर उसके बाद में ये जो लूज फाइब्रिन बने हैं स्टैंड, ये लूज फाइब्रिन फिर फाइब्रिन टाइट ब्लड क्लॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइब्रिन टाइट ब्लड क्लॉट। और ये किसके प्रेजेंस में काम करते हैं? तो फैक्टर 13 यहाँ पर काम करता है और कैल्शियम, इन दोनों के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली फाइब्रिन के टाइट बॉन्ड बन जाते हैं और यही ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, चलो बस आज इतना ही, बाकी कल पढ़ते हैं।